नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी कहानी लौट कर आऊंगा एक बार फिर। ऋतिक का शव घर से निकलते ही निकिता फूट फूट कर रो पड़ी। आसपास खड़े लोगों की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। ऋतिक था ही इतना प्यारा कि बरबस सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वर्षों जीवन मृत्यु से झूलने के पश्चात आखिर मौत विजयी हो ही गई थी। भरपूर इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहाया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई भी चिकित्सा पद्धति उन्होंने नहीं छोड़ी थी। लोगों के कहने पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जाकर भी उसके स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की मन्नतें मांगी, किंतु फिर भी वह उसको मौत के मुंह से निकाल नहीं पाई थी। मत रोइए भाभी, सोच लीजिए आपका और उसका साथ बस इतना ही था, उसकी ननद प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ निकिता, तूने तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न किया, किंतु यहीं आकर तो इंसान हार जाता है। दीर्घ श्वास लेते हुए उसकी जिठानी नमिता ने उससे कहा। धीरज धर बहू, भाग्य के लिखे को आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। आज नहीं तो कल यह स्थिति तो आनी ही थी। इस अकेलेपन की विभीषिका से बचने के लिए ही मैं बार बार तुझे सलाह देती रही, लेकिन उस समय तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब स्वयं को संभालो तथा अमित को भी। यदि तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो उसे कौन संभालेगा? माँ जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अपनी अपनी तरह से सभी उसे सांत्वना देने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन निकिता के कानों में उनकी बात पहुंच ही नहीं रही थी। वह तो अतीत के उन क्षणों में पहुंच गई थी जहां उसका ऋतिक उसकी बाहों में हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। कभी वह किसी खिलौने के लिए मचल रहा था तो कभी अमित के साथ स्कूटर पर बैठकर घूमने की जिद कर रहा था। सुख दुख के क्षण एक एक करके उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की तरह घूमने लगे। उतार चढ़ाव तो मानव जीवन के अहम हिस्से हैं, लेकिन उसके जीवन में इनका असर थोड़ा ज्यादा ही था। पैदा होते ही पिता की मृत्यु हो गई थी, यद्यपि माँ को पिता के ऑफिस में ही अनुकंपा नौकरी मिल गई थी, किंतु जीवन में आए सूनेपन के एहसास ने उसका बचपन असमय ही छीन लिया था। जीवन में खुशियों का महत्व उसे विवाह के पश्चात अमित जैसा समझदार पति प्राप्त होने पर पता चला। निकिता की खुशियों का ठिकाना न रहा जब उसे अपनी कोख में किसी फूल के खिलने का एहसास हुआ। वह दोनों बेसब्री से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। नियमित चेकअप के लिए जाना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना तथा नवांगतुक के स्वागत के लिए स्वयं को तैयार करना उसका दैनिक कृत्य हो चला था। उसके भविष्य के स्वप्न बुनने में उन दोनों ने कई रातें जागते जागते बिता दी थी। आखिर वह समय भी आ गया जब उस फूल के खिलने के दिन गिनती के रह गए। एक दिन वह चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल होने के लिए कहा। कुछ चेकअप के पश्चात सिजेरियन ऑपरेशन करने का निर्णय लेना पड़ा। होश में आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मातृत्व के गौरव के एहसास से अभिभूत, अपने सभी कष्टों को भूलकर उसे सीने से चिपकाए कभी वह उसका हाथ देख रही थी तो कभी आँख, नाक, कान। वस्तुतः उसके लिए यह बात महत्व नहीं रखती थी कि होने वाला बच्चा पुत्र है या पुत्री। जो भी हो बस स्वस्थ होना चाहिए, यही उसकी आकांक्षा थी। बेचारी अब कभी मां नहीं बन पाएगी। बाहर बात करती नर्स के शब्द उसके कानों को छेदते चले गए थे। सुनकर निकिता स्तब्ध रह गई। एक बार सोचा कि उसको बुलाकर पूछे, फिर सोचा कि शायद वह किसी अन्य के बारे में बातें कर रही हो। अमित के आने पर वह अपने मन की दुविधा उससे छिपा नहीं पाई। उसका प्रश्न सुनकर वह गंभीर हो उठा। फिर उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, निकिता, शरीर के जिस अंग का महत्व नहीं रह जाए या जिस अंग के कारण जान को खतरा हो, उसको निकाल ही दिया जाना उचित है।
यही तुम्हारे केस में हुआ है। इन्फेक्शन के कारण गर्भाशय निकलवाने का निर्णय लेना पड़ा। तो क्या अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? निकिता ने रोते हुए कहा था। तो क्या हुआ निकिता, आज के युग में एक बच्चे की परवरिश करना ही मुश्किल होता जा रहा है। मैंने तो पहले से ही सोच रखा था, चाहे बेटा हो या बेटी, हम दो हमारे एक का सिद्धांत अपनाते हुए अपने बच्चे की उचित परवरिश के लिए दूसरे बच्चे की बात सोचेंगे भी नहीं। सहज स्वर में अमित ने उसे समझाते हुए कहा था। अमित की बातें निकिता को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि उसे दुख न हो, इसलिए वह ऐसी बात कर रहे हैं, वरना ऐसा कौन होगा जो पूर्ण परिवार नहीं चाहता। जीवन में अचानक आए इस भूकंप के कारण वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। अधूरेपन का एहसास उसे तोड़ने लगा था। निकिता, तुम दुखी क्यों होती हो? कम से कम हम उन लोगों से तो अच्छे हैं जिन्हें किसी कारण संतान सुख नसीब नहीं हो पाता है। हमारे पास हमारा बेटा ऋतिक है, उसकी खुशियां अब हमारी खुशियां हैं। इसके साथ ही मेरा तुमसे आग्रह है कि तुम अपनी इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलो। कहीं ऐसा न हो कि तुम उन खुशियों के लिए जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, वर्तमान को कष्टप्रद बना लो। इस मासूम को अपने प्यार से वंचित रखो। एक बात और, इस बात का जिक्र तुम किसी से यहां तक कि मां से भी मत करना। वह इस बात को पचा नहीं पाएंगी तथा बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। उसकी दशा देखकर अमित बार बार उसे समझाते हुए कहते। अमित के प्यार तथा ऋतिक की भोली मुस्कान ने उसे जीवन के उस कटु सत्य से उबारा था। उसकी सारी दुनिया ऋतिक के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। ऋतिक की भोली भाली भाव भंगिमाओं में खोकर वह अपनी छोटी सी दुनिया को संवारने सजाने में लगी थी। अभी 5 महीने ही बीते थे कि ऋतिक को ज्वर हो गया। साथ ही साथ शरीर में सूजन भी आ गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने चिंताग्रस्त स्वर में कहा, आपका बेटा सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त है। सिकल सेल एनीमिया? अमित ने पूछा। जी हाँ अमित साहब। यह कौन सी बीमारी है? अमित ने पुनः पूछा, क्योंकि उसने इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना था। यह बीमारी आनुवांशिक है डॉक्टर साहब, हम दोनों में से किसी को यह बीमारी नहीं है। हमारे शरीर की आनुवांशिक संरचना ही ऐसी है कि किसी पीढ़ी में किसी बीमारी के जीन्स सुसुप्तावस्था में रहते हैं तथा किसी पीढ़ी में यह चरमावस्था में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप दोनों ही इस जीन्स के कैरियर हैं, अतः आपके बेटे में यह चरमावस्था में उपस्थित है। डॉक्टर साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज सरल शब्दों में समझाइए तथा इसके उपचार के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। यह बीमारी रक्त से संबंधित है। मानव को जीवित रखने के लिए रक्त की अहम भूमिका रहती है। रक्त के एक घटक लाल रक्त कोशिका के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन के कारण यह बीमारी हो जाती है। इसके लिए जीन्स जिम्मेदार है। लाल रक्त कोशिका के एक कण में हीमोग्लोबिन के 28 करोड़ कण रहते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों को भेजता है। ऐसे वक्त सिकल सेल धर्मगुण वाले मालिक्यूल लाठी जैसा आकार धारण कर लेते हैं और ऐसे लाठियों के गट्ठे लाल रक्त की कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण लाल रक्त की लचीली और गोलाकार कोशिका कड़क और हंसिया के आकार में बदल जाती है। ये सिकल सेल बच्चे की रक्तवाहिनियों में फंसकर रक्त प्रवाह में बाधा पहुंचाते हैं, जिसके कारण शरीर में सूजन आ जाती है। एक स्वस्थ लाल रक्त कणिका 120 दिन जिंदा रहती है, जबकि सिकल सेल सिर्फ 40 दिन जिंदा रह पाती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे में तरह तरह के संक्रमण होने का डर रहता है तथा क्या डॉक्टर? ऐसे बच्चे का जीवन ज्यादा नहीं होता, कहकर डॉक्टर चुप हो गया।
सुनकर वे दोनों संज्ञा शून्य हो गए थे। उन्होंने कैंसर, एड्स, टीबी जैसी अनेक जानलेवा बीमारी के नाम सुने थे, किंतु यह बीमारी उनके लिए नई तो थी ही, उनकी खुशियों को ग्रहण लगा गई थी। डॉक्टर के मुख से सच्चाई जानकर निकिता फूट फूट कर रोते हुए बोली थी, डॉक्टर, एक बार पुनः परीक्षण कर लीजिए। मेरे ऋतिक को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। आपको अवश्य कुछ गलतफहमी हुई है। डॉक्टर, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आखिर इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। जितना भी खर्चा हो हम करने के लिए तैयार हैं, पर ऋतिक को इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। अमित ने डबडबाई आंखों से पूछा था। अमित साहब, यह सच है कि मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, किंतु कहीं कहीं पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वैसे जिंदगी मौत पर किसी का भी वश नहीं है। कभी कभी अच्छा भला इंसान अचानक चला जाता है और बीमार उचित चिकित्सा और दवाओं के सहारे लंबी जिंदगी जी लेता है। हम दवाएं देंगे और आप दुआ करिए। आखिर उम्मीद के सहारे ही दुनिया जिंदा है। वैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है, पर इसके लिए सगे भाई बहन का ही मज्जा प्रत्यारोपण में लाया जा सकता है। सगे भाई बहन का? पर मैं तो बच्चा पैदा करने में अक्षम हूं। अचानक निकिता के मुंह से निकला। क्या? डॉक्टर ने कहा। जी हाँ डॉक्टर, ऋतिक के होने के समय निकिता के गर्भाशय में संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उसे निकालना पड़ा। ओह, क्या मेरे या अमित के बोन मैरो को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता? निकिता ने आशा भरी निगाहों से डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा। संभव है, अगर डोनर के अस्थि मज्जा मरीज के शरीर के अस्थि मज्जा से मैच कर जाए तब भी प्रयास किया जा सकता है, पर ऐसे केसेस में भी 50-50 का चांस रहता है। अगर आप कहें तो प्रयास करके देखते हैं। इसके पश्चात कुछ दिन विभिन्न टेस्ट करवाने में गुजरे, पर उनकी आशा निराशा में बदल गई जब डॉक्टर ने कहा, आप दोनों में से किसी का भी अस्थि मज्जा ऋतिक के अस्थि मज्जा से मैच नहीं करता। अब स्थिति से समझौता करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था। डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी थी, पर बार बार डॉक्टर के कहे शब्द हताश निराश निकिता के दिल में हथौड़े की तरह लगते। अब उसका स्वस्थ भाई या बहन कहाँ से लाए? अगर अमित दूसरा विवाह कर ले तो? हाँ, यही इस समस्या का समाधान है। मन की बात अमित से कही। उसकी बात सुनकर उन्होंने आक्रोशात्मक स्वर में कहा, दूसरा विवाह? आखिर यह बात तुम्हारे मन में आई कैसे? क्या तुम्हें पता नहीं कि बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करना कानूनन जुर्म है? क्या तुम ऋतिक की विमाता लाकर उसके जीवन को नर्क बनाना चाहती हो? मैं तो ऋतिक की जान बचाने के लिए यह सब करना चाहती हूँ। जिस औरत से आपका विवाह होगा उससे सारी बातें करके उसको विवाह के लिए तैयार करेंगे। तुम क्या समझती हो कि हमें ऐसी औरत मिल जाएगी जो अपने बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ करने देगी? फिर इसका क्या भरोसा कि उससे उत्पन्न संतान भी स्वस्थ ही हो? पर प्रयत्न तो किया जा सकता है। प्रयत्न? पर मैं यह सब नहीं चाहता। दूसरा विवाह तो कदापि नहीं। अगर हमारे भाग्य में बच्चे का सुख है तो यही ठीक हो जाएगा। वैसे भी जो हमारे पास है उसे सहेजने के बजाय तुम दूसरे की कामना कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो, जब वह ठीक था तब भी मैं दूसरे बच्चे के पक्ष में नहीं था। अब जब वह बीमार है तब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या ऐसे समय दूसरा बच्चा लाकर हम उसकी उचित देखभाल कर पाएंगे? दूसरा बच्चा लाकर हम ऋतिक की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, वह भी ऐसे समय जब उसे हमारे प्यार और देखभाल की अधिक आवश्यकता है। शायद तुम नहीं जानती कि एक अस्वस्थ बच्चे को पालना स्वस्थ बच्चे को पालने से भी ज्यादा दुष्कर है। यह मत भूलो। ऋतिक चाहे जैसा भी हो हमारा बेटा है। आज यह बात तुमने कही, लेकिन आज के बाद ऐसी बात मैं सुनना नहीं चाहता। ऋतिक ही हमारा वर्तमान है और भविष्य भी। उसकी देखभाल में मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं आशावादी हूं निक्की। शायद हमारा प्यार
तथा उचित देखभाल उसे इस बीमारी से निजात दिला दे। अगर दूसरा विवाह नहीं तो सरोगेसी द्वारा भी हम अपना बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, निकिता ने हार न मानते हुए कहा। निकिता, क्या हम एक स्त्री की कोख खरीद कर क्या उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे? माना वह हमारा अंश 9 महीने अपनी कोख में रखेगी, पर क्या उसे उससे मोह नहीं होगा? उससे उसके बच्चे को छीनना क्या उचित होगा? इसमें उचित अनुचित की क्या बात है? आजकल बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी वह जब पैसों के लिए अपनी कोख उधार देगी तो उसे बुरा क्यों लगेगा? तुम स्वार्थ में अंधी हो गई हो, तभी तुम स्त्री होकर भी स्त्री की मानसिकता को नहीं समझ पा रही हो। यह तो किसी की गरीबी का मजाक बनाना हुआ, और किसी की बात तो मैं नहीं जानता, पर मैं किसी औरत की भावनाओं से नहीं खेल सकता। क्या इतना सब करके भी हम स्वस्थ बच्चा प्राप्त कर पाएंगे? कहकर वह अपने कमरे में चले गए। अमित के विचार सुनकर निकिता गर्व से भर उठी थी। अमित का यह रूप उसने पहली बार देखा था। सचमुच उसे गर्व हुआ था उनकी सोच पर, ऋतिक और उसके प्रति उसके असीम प्यार पर। जिस सहजता से अमित ने उसका मान रखा था, उसी सहजता से ऋतिक की बीमारी को लिया था। समय के साथ जिंदगी और दुष्कर होती गई। परेशानियों, चिंता और तनाव का दौर प्रारंभ हो गया। ऋतिक को लगातार चेकअप के लिए ले जाना आवश्यक हो गया था। जब आवश्यकता पड़ती, खून चढ़ाया जाता। नियमित दवाइयाँ, परहेज नित्य का क्रम बन चुका था। जीवन चल रहा था, लेकिन उस जीवन में खुशियों से ज्यादा चिंताएं थीं। खौफ था, डर था, दूसरे शब्दों में दहशत थी। और दहशत में जीना मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है, इसका उसे एहसास हो चला था। ऋतिक ही उनका भूत, भविष्य और वर्तमान था। वही उनकी छोटी सी दुनिया का सूरज और चांद था। उसके लिए उन्होंने न जाने क्या क्या स्वप्न देखे थे, किंतु उसकी बीमारी ने उनके सारे स्वप्नों को तोड़कर रख दिया था। उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर बार बार उनके जीवन में ही ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? यह बात उनकी समझ से परे थी। निकिता को अपनी असमर्थता पर बेहद दुख होने लगा था, लेकिन अब तो उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। कभी कभी परिस्थितियों पर अपना वश नहीं होता। बार बार यही मन में आता कि आज के समय में विवाह कुंडली मिलाकर नहीं, वरन रक्त परीक्षण करवाकर होना चाहिए। अपने मन की बात मन में ही रखनी पड़ती थी। अमित से इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकती थी। वह जानती थी कि वह भले अपने मुख से कुछ न कहे, पर अपने बच्चे के लिए कुछ न कर पाने की मना स्थिति के कारण वह भी मन ही मन घुल रहे हैं। सच है, इंसान को अपना दुख स्वयं सहना पड़ता है। ऋतिक चाहे जैसा भी है उनका बेटा है, उनका वर्तमान और भविष्य है। नित्य मन में एक ही प्रण करती कि वह उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं होने देगी। शायद उसका प्यार तथा उचित देखभाल उसे इस बीमारी से निजात दिला दे। धीरे धीरे मन के अपराध बोध से मुक्ति पाकर वह पूर्ण रूप से ऋतिक की देखभाल में लग गई थी। उनकी देखभाल का ही फल था कि कुछ दवाओं और समय समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सहारे ऋतिक सामान्य जिंदगी जीने लगा था। समय का चक्र धीरे धीरे खिसकता रहा। वह समय भी आ गया जब ऋतिक ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। उसकी समझने की शक्ति विलक्षण थी। उसकी योग्यता को देखकर एक बार उसकी अध्यापिका ने प्रशंसा करते हुए कहा, ऋतिक पढ़ाई में अच्छा है, अगर वह नियमित क्लास में आया करे तो और भी अच्छा करेगा। जी, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या बात है निकिता जी, आप परेशान लग रही हैं? कोई परेशानी हो तो बताइए, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। खुशी की बजाय दुख की एक क्षीण रेखा उसके चेहरे पर खिंची देखकर वह उससे पूछ बैठी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहते हुए वह सकपका गई थी, किंतु उसके बाद वह काफी सावधान रहने लगी थी तथा ऐसे अवसरों पर यथासंभव
सहज रहने का प्रयास करने लगी थी। एक बार उसकी सास उसके पास आई। उनकी पारखी निगाहों से ऋतिक की बीमारी छिप न सकी। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बहू, ऋतिक अब बड़ा हो गया है। उसको अब तुमसे ज्यादा एक साथी की आवश्यकता है। वैसे भी तुम्हें अब उसकी बीमारी पर इतना खर्च करने की अपेक्षा वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। माँ जी, डरती हूँ कि कहीं दूसरे बच्चे की परवरिश के कारण मैं ऋतिक की ठीक से देखभाल न कर पाऊं। निकिता ने सहज स्वर में कहने का प्रयत्न किया था, जबकि ऋतिक के संबंध में सासू माँ की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था। अमित के मना करने के कारण उसने अपने जीवन के कटु अध्याय का जिक्र किसी से नहीं किया था, क्योंकि सच्चाई सुनकर उसे लोगों से अनेक प्रकार के प्रश्नों की आशंकाएं थीं। वह स्वयं को किसी के सामने दयनीय नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसी स्थिति में लोग चाहे सामने सहानुभूति प्रकट करें, लेकिन बाद में मजाक बनाने से नहीं चूकेंगे, और यह स्थिति उसे स्वीकार्य नहीं थी। बहु भावनाओं में बहने की अपेक्षा व्यवहारिक बनना सीखो। वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि ऋतिक की जिंदगी के दिन गिनती के हैं, तो फिर उस पर पानी की तरह रुपया बहाने से क्या फायदा। माँ जी, आप तो माँ हैं। एक माँ होकर आप भला ऐसा कैसे सोच सकती हैं। माँ जी, ऋतिक मेरा बेटा है। उसकी खुशी हमारी खुशी है। वैसे भी जीवन का तो किसी को पता नहीं है, फिर उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित क्यों रखें। जिंदगी भले ही छोटी हो, किंतु सार्थक और खुशियों से भरी पूरी हो, यही सोचकर हम चाहते हैं कि वह जब तक जिए अच्छी और खुशनुमा जिंदगी जिए। निकिता के स्वर में आक्रोश के साथ साथ असहजता आ गई थी। ऋतिक तुम्हारा बेटा है तो मेरा पोता भी है, लेकिन तुम दोनों की आंखों में पट्टी बंध गई है। अरे बांझ गाय को भी कोई चारा खिलाता है। माँ जी ने उसे दुनियादारी सिखाते हुए कहा था। माँ जी, वह हमारा बच्चा है। उस पर हम खर्च करें या न करें, हमारी मर्जी है। जहाँ तक दूसरे बच्चे का प्रश्न है, ऋतिक की देखभाल में कोई कमी न रहे, इसलिए हम अभी उस बारे में सोच भी नहीं सकते, और यह निर्णय मेरा अपना ही नहीं है, वरन अमित का भी है। कहकर उसने बात को समाप्त करना चाहा था। उसके उत्तर को वह अपनी अवमानता समझकर रूठकर चली गई थी, लेकिन वह दोनों करते भी तो क्या करते, असहाय थे। ऋतिक ही उनका सब कुछ था। उसके रहते उन्हें न अपने वर्तमान की परवाह थी और न ही भविष्य की चिंता थी। बस वे उसे किसी तरह ठीक होते देखना चाहते थे। एक दिन निकिता ऋतिक को उसका होमवर्क करा रही थी, किंतु उसका ध्यान पढ़ाई में न देखकर उसने पूछा, क्या बात है बेटा। मॉम, क्या मैं सचमुच ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा? एकाएक उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? बहुत दिन जियोगे, यथासंभव सर को सहज बनाते हुए उसने कहा था। मॉम, आप झूठ बोल रही हो। यदि ऐसा नहीं है तो आप रोज मुझे दवाइयाँ क्यों खिलाती हो? बार बार मुझे अस्पताल में क्यों एडमिट होना पड़ता है? तीखे स्वर में उसने पूछा था। बेटा, बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसमें सोचने की क्या बात है। तुम्हें बार बार बुखार हो जाता है, उसके लिए दवा चल रही है, कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगी। आप झूठ बोल रही हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उस दिन दादी अम्मा क्या कह रही थी? अपनी साइंस की कॉपी निकालो, काफी होमवर्क करना है। यदि पूरा करके नहीं गए तो मैडम डांटेंगी। निकिता ने उसका ध्यान हटाने के लिए विषय बदलते हुए कहा। नहीं मॉम, कुछ बात तो अवश्य है, तभी मुझे रोज दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। बार बार खून बदला जाता है, इसमें काफी पैसा खर्च होता है। सिर झुकाते हुए उसने उसकी बात को अनसुना करते हुए पुनः पूछा। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? पैसा तो बच्चों के लिए ही कमाया जाता है। अब हम अगर तुम पर नहीं खर्च करेंगे तो और किस पर करेंगे? तुम ही तो हमारे इकलौते लाडले बेटे हो, मेरी आंखों के सूरज चांद हो। कहकर उसने ऋतिक को अंक में भरते हुए अपने चेहरे पर हंसी लाने का असफल प्रयास करते हुए ऋतिक को हंसाना चाहा था, किंतु चाह कर भी वह उसके चेहरे पर सहज स्वाभाविक मुस्कान नहीं ला पाई थी।
उसके पश्चात वह चुप होता चला गया था। कमरे में बैठा बैठा वह पता नहीं क्या सोचता रहता था। लगता था उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। स्कूल जाने के लिए कहती तो वह कहता, मॉम पढ़ने से क्या फ़ायदा। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? पढ़ोगे नहीं तो कैसे जीवन आगे बढ़ेगा? पढ़ाई तो प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। मॉम आप ठीक कहती हैं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति जिसके जीवन के दिन गिनती के हैं, वह पढ़कर क्या करेगा? बेटा तुम पता नहीं क्यों व्यर्थ की बातें सोचते रहते हो। जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, हर व्यक्ति के दिन गिनती के होते हैं। यह बात अलग है कि कोई 60 वर्ष जीता है और कोई 20 वर्ष। मुख्य बात यह है कि हम अपनी गिनती के दिनों का कैसे उपयोग करते हैं। कोई 100 वर्ष जीने पर भी कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता जिससे कि दुनिया उसे याद रख सके, और कोई अपनी छोटी सी उम्र में भी ऐसे काम कर जाता है कि उसका नाम अमर हो जाता है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जिंदगी लंबी नहीं थी, किंतु फिर भी आज भी उनका नाम लोग गर्व से लेते हैं। यहाँ तक कि सूरदास और मैडम क्यूरी का अंधत्व भी उनकी राहों में बाधा नहीं बन पाया। निकिता ने उसे समझाते हुए कहा था। उसकी बड़ी बड़ी बातें उस 12 वर्षीय मासूम को क्या समझा पाती, जबकि वह स्वयं ही स्थिति से समझौता कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाती रही थी। बातें करना आसान है, लेकिन उनको अपने जीवन में उतार पाना बेहद कठिन है। इस बात का उसे अनुभव था। ऋतिक को अवसाद में जाते देखकर निकिता घबरा गई थी। डॉक्टर से बात की तो वह बोले, उसके सामने आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप तो जानती ही हैं कि किसी भी बीमारी से उबरने के लिए व्यक्ति में आत्मशक्ति की बेहद आवश्यकता होती है, जबकि आपकी जरा सी असावधानी से ऋतिक के केस में इसका अभाव हो गया है। अब फिर से उसमें आत्मविश्वास जगाना होगा। अब जब उसे पता चल ही गया है तो बात छिपाने की अपेक्षा उसे सब कुछ सच सच बता देना ही अच्छा है, जिससे कि वह जीवन की कड़वी सच्चाई सहने तथा उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। जो बात उसने और अमित ने यथासंभव ऋतिक से छिपा कर रखी थी, वही बात माँ जी की थोड़ी सी असावधानी से खुल गई थी। दरअसल माँ जी ने जब से उसकी बीमारी के बारे में सुना था, तब से ही वह उसके प्रति उदासीन हो गई थी। उनका कहना था, जब मालूम है कि उसकी जिंदगी थोड़ी है तो इससे इतना लगाव क्यों? कहीं ऐसा न हो कि उससे बिछड़ने के बाद जिंदगी गुजारनी भी कठिन हो जाए। पर जो सामने है अपना अंश है, क्या उससे विरक्ति संभव है? डॉक्टर तथा उसके स्कूल के दोस्तों सुशांत, पीयूष, अरमान के समझाने पर ऋतिक ने स्कूल जाना तो प्रारंभ कर दिया था, किंतु उसका पहले वाला चुलबुलापन समाप्त हो गया था। स्कूल से आने के पश्चात वह सदैव अपने कमरे में बैठा बैठा कुछ लिखता रहता। जैसे ही वह उसके कमरे में प्रवेश करती, वह उसे छिपा लेता। दिखाने के लिए कहती तो कहता, प्लीज़ मॉम, इसे अभी मत पढ़ो, जब पूरा हो जाएगा तो मैं स्वयं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। भाभी लीजिए, चाय पी लीजिए। ननद का आग्रह युक्त स्वर सुनकर वह अतीत से वर्तमान में आई। हाँ बहू, चाय तो पी ले, वैसे भी तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जिन माँ जी ने अपनी बात न मानने के कारण उससे बोलना छोड़ दिया था, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, माँ जी कुछ भी खाने का मन नहीं है। असहाय स्वर में उसने कहा था, बहू, मरने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता। अब तुम अपने को भी संभालो और अमित को भी। मेरी बात मान लेते तो कम से कम घर में सन्नाटा तो न छाया रहता। आंखों में भरे आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने कहा था। माँ जी, वह चिल्लाना चाहकर भी चिल्ला नहीं पाई, न ही कह पाई कि वह मासूम कुछ दिन और जी लेता यदि उसके कानों में आपकी बात नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि समय गहरे से गहरे घाव को भर देता है, किंतु उसके घाव तो समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे थे। जब वह उसके खिलौनों, कपड़ों, किताबों को देखती तो अनायास सी आंखें बरसने लगती। कभी कभी तो उसका पूरा दिन उसकी यादों के बीच ही गुजरता। अमित उसकी दशा देखकर चिंतित हो उठा था।
वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। लगता था उनके लिए जीवन समाप्त हो गया है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक दिन वह ऋतिक के कपड़े की अलमारी सहेज रही थी कि उसकी नज़र अलमारी के कोने में रखी डायरी पर गई। खोलकर देखा तो पहले पेज पर ही पेंसिल से अपना चित्र बना देखकर चौंक गई। मेरी प्यारी माँ, साथ हमारा थोड़ा ही है, पर आप मेरे दिल में रहोगी सदा। भले ही इस जन्म में माँ का कर्ज न उतार पाऊं, पर वायदा है इतना, लौट कर आऊंगा एक बार फिर, इंतजार करना। इसी तरह के पन्नों से डायरी भरी पड़ी थी, लेकिन एक पेज पर नजर ठहर गई। दर्द का सैलाब दिल में दिखा सकता नहीं, सुलगना नियति मेरी, खामोशी उदासी तस्वीर मेरी, रोना नहीं रुलाना नहीं, निराशा का तोड़ कवच, होठों पर हंसी खिलती रहे, कामना सदा यही मेरी। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मन उसकी कविताओं को पढ़कर गर्व से भर उठा। मात्र 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में उसने वह सब कर दिया जिसे करने के लिए शायद दूसरों को कई जन्म लेने पड़े। कौन कहता है मेरा ऋतिक मर गया? वह तो आज भी जिंदा है, अपनी कविताओं में। उसकी कविताओं का संकलन प्रकाशित करवाने का इरादा अमित को बताया तो उन्होंने भी खुशी खुशी अपनी सहमति देकर किसी प्रकाशक से बात करने का आश्वासन दिया। उसकी कविताओं को पढ़कर प्रकाशक सहज ही किताब प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गया। ऋतिक की किताब के प्रकाशन का काम प्रारंभ हो गया था। वह दिन भी आ गया जब ऋतिक की पुस्तक का लोकार्पण होना था। शहर की जानी मानी हस्तियां समारोह में उपस्थित थीं। ऋतिक के मित्र सुशांत ने उसकी कविताओं के पाठ की पेशकश की। उसकी कविताओं के पाठ पर, सुधीजनों की दाद पर वह भाव विभोर हो उठी। माँ, तुम मुझे किधर ढूंढ रही हो? मैं तो सदा तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हर एहसास में, तुम्हारी अलकों में, तुम्हारी पलकों में मैं ही तो छिपा हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही तो नाम है। फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम जिसे देखोगी उसी में मुझे पाओगी। आंसू पोछो, मुझे पहचानो। हर्ष विषाद इस जीवन के हिस्से, विषाद त्याग, हर्ष को अपनाओ, जीवन सफल हो जाएगा। एकाएक निकिता को लगा कि ऋतिक मरा कहाँ है। वह तो सुशांत के रूप में आज भी उसके सामने है। वह आज भी उसके पास, उसके साथ है। एकाएक उसके अंदर छाया सारा विषाद मिट गया। उसने ऋतिक की पुस्तक अपने सीने से लगा ली तथा साथ ही एक निर्णय लिया कि वह उसके नाम से उसके स्कूल में एक छात्रवृत्ति देगी, जिसके अंतर्गत साहित्य में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र एवं काव्य प्रतियोगिता में विजयी उम्मीदवारों को वह ऋतिक पुरस्कार से नवाजेगी। शायद यही उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मन में संकल्प लिए वे घर लौट रहे थे कि एक जगह भीड़ देखकर अमित ने कार रोक दी। पूछने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। अमित कार से बाहर निकले, देखा लोग तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो एक्सीडेंट का वीडियो भी बना रहे थे, पर सहायता के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अमित ने कुछ लोगों की सहायता से कार में फंसे आदमी और स्त्री को बाहर निकाला तथा अस्पताल की ओर चल दिए। आदमी जहां गंभीर रूप से घायल था, वहीं घायल स्त्री दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। वह प्रेग्नेंट थी। अस्पताल पहुंचकर अस्पताल वालों ने बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाकर ही उनका इलाज प्रारंभ किया। अमित जहां शांतिपूर्वक सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, वहीं निकिता उस घायल औरत को सांत्वना देती हुई सोच रही थी कि अस्पताल का स्टाफ इतना संवेदनहीन क्यों है। इन्हें घायलों की चीख पुकार सुनाई क्यों नहीं देती। घायल को लाने वाले का बायोडाटा पूछने की बजाय वह उसके इलाज की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। उन्हें अपनी फीस की चिंता क्यों रहती है। बिना पैसा जमा करवाए वे मरीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहते, ऐसा क्यों। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के पश्चात घायल आदमी का मोबाइल लेकर उसके इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया। कुछ ही देर में जिसको अमित ने फ़ोन किया था वह आ गए। वह उनके पड़ोसी नरेंद्र थे।
उनसे पता चला कि घायल विनय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके माता पिता का पिछले वर्ष ही एक रोड एक्सीडेंट में देहावसान हो गया था। लगभग यही कहानी उसकी पत्नी अंकिता की थी। उसके माता पिता बचपन में ही नहीं रहे थे। भाई भाभी ने ही उसे पाला था, पर उसके प्रेम विवाह के कारण उनसे भी उनका नाता नहीं रहा था। वे बातें ही कर रहे थे कि डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए। उनको देखकर अमित और नरेंद्र आगे बढ़े। उनको देखते ही डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, आपके पेशेंट को हम बचा नहीं पाए। उफ, कहकर नरेंद्र पास पड़ी बेंच पर बैठ गए। अमित उनको सांत्वना देने लगे। इसी बीच दूसरे ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आई तथा कहा, बधाई हो लक्ष्मी हुई है। प्रसूता की हालत देखकर सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे को तो बचा लिया है, पर मां की हालत गंभीर है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। क्या मैं मां से मिल सकती हूँ? अवश्य, आइए। निकिता नर्स के पीछे पीछे गई। उसे देखते ही अंकिता ने आंखें खोलते हुए बड़ी कठिनाई से पूछा, मैम विनय कैसे हैं? वह ठीक है। अनायासी निकिता के मुंह से निकल गया। वह जीवन मृत्यु के बीच झूल रही अंकिता को सच बताकर उसका आत्मबल कम नहीं करना चाहती थी। सुनकर अंकिता ने आंखें बंद कर ली। इसी बीच नर्स बच्ची को लेकर आई। बच्ची को देखकर उसकी आंखों में खुशी आई, पर मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। अंततः उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम चिंता मत करो अंकिता, जब तक तुम ठीक नहीं होती बच्ची की देखभाल मैं करूंगी। कहते हुए उसने अंकिता के आंसू पोंछे थे। अंकिता को सांत्वना देकर वह बाहर आई। नरेंद्र और अमित विनय की बॉडी लेने की प्रक्रिया में जुटे थे। अब तक नरेंद्र की पत्नी सीमा भी आ गई थी। बॉडी मिलते ही वे दाह संस्कार के लिए चले गए। देर रात तक वे घर पहुंचे थे। अमित बुरी तरह थके हुए थे, अतः शीघ्र ही सो गए, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह अभी तक अपने ही दुख को ज्यादा समझती रही, पर अंकिता बेचारी कैसे अपने जीवन का सफर पूरा कर पाएगी। सुबह उठकर उसने अमित को नाश्ता बनाकर दिया तथा अस्पताल चल दी। अमित ने उसे टोका नहीं, शायद उन्हें भी उनसे मोह हो चला था। एक नागरिक की तरह वह अपना कर्तव्य निभाना चाहते थे, किंतु अंकिता ठीक कहाँ हो पाई थी। 4 दिन की बच्ची को छोड़कर वह भी विनय के पीछे पीछे चली गई। निकिता ने अंकिता के भाई से संपर्क किया, किंतु उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का रोना रोते हुए उस बच्ची को अपनाने में असमर्थता जता दी। अमित और निकिता को उन दोनों की मासूम बच्ची के प्रति उदासीनता देखकर आश्चर्य हुआ था। यह कैसा ईश्वरीय विधान है कि कोई तो बच्चों के लिए तरसता रह जाता है और कोई अपनों के प्रति अपने कर्तव्यों से इस तरह मुख मोड़ लेता है। अंकिता के भाई भाभी का उदासीन रुख पाकर उन्होंने उस मासूम को अपनाने का निश्चय कर लिया था। बच्ची को गोद में लेते ही ऋतु की कविता की पंक्तियां उसके जेहन में गूंजने लगी थीं। मेरी प्यारी माँ, साथ हमारा थोड़ा ही है, पर आप मेरे दिल में रहोगी सदा। भले ही इस जन्म में माँ का कर्ज न उतार पाऊं, पर वायदा है इतना, लौट कर आऊंगा एक बार फिर, इंतजार करना। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका इंतजार समाप्त हो गया है। उसका ऋतिक लौट आया है, इस मासूम के रूप में। उसने उसको अपने सीने से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी कहानी लौट कर आऊंगा एक बार फिर।